नकल के मुद्दे पर सीएम सख्त। यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के आयोजन में शामिल हुए सीएम। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा सेंटरों पर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट रहे तैनात। युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस एनएसयूआई युवा कांग्रेस ने डोईवाला में किया प्रदर्शन। घोटाले की सीबीआई जांच की उठाई मांग। तेरह से 24 मार्च के बीच हो सकता है बजट सत्र। गैरसैट में विधानसभा सत्र बुलाने की चर्चा। गैर सत्र की हो रही तैयारियां। रामनगर में किन्नर समाज ने निकाली भव्य कलश यात्रा। रथ पर सवार होकर निकली महामंडलेश्वर। बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने किया प्रतिभाग। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शनों के लिए चुकाना पड़ सकता है शुल्क। बद्रीनाथ केदारनाथ बद्र समिति नई व्यवस्था पर कर रही काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालसी पहुंचे। उन्होंने कालसी में आयोजित यमुना शरदोत्सव खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत भी की। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। कालसी पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्षेत्रीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार जनहित के कार्य कर रही है। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने और नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया है। बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है जो इस प्रकार के निर्णय ले सकता है। किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों? किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। 5 वर्ष से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का? क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है।
और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज समापन हुए मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं। क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। 25 लाख से अधिक 50,000 निवेश प्रोत्साहन दिया गया और फलस्वरूप 9 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावनाएं थे। इन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तर प्रदेश में MSMEs की संख्या लगभग 95 लाख है, जो देश के सबसे अधिक संख्या है। MSMEs देश की इंडस्ट्रीज के मेरुदंड होने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार के सबसे अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तर पर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यानी देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश के योगदान से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के इस सभी प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेल सुविधाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के निवासियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमारे देश मोबाइल फोन के निर्माण में और निर्यात में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में 65% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन के 55% कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार का ODF यानी एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के निर्यात में ODF प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे विभिन्न जिला के परंपरागत उद्यमों से जुड़े लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। ODF निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक क्षेत्र है। और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एक नए आयाम जो है वो कायम कर रहा है। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उस दौरान सीएम ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पौड़ी में 2 दिवसीय भ्रमण के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। कंडोलिया मैदान में उन्होंने 40 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं का लोकार्पण और 53 करोड़ की लागत से 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। लक्सर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को हरिद्वार में 2 स्थानों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेज दी गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाता है। देश विदेश से आने वाले यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और दूसरे देशों से लोगों को पूर्वजों के संस्कार करने में आसानी होगी। साथ ही एयरपोर्ट बनाने से यहाँ के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। विकास की गंगा बहेगी, लोग सीधे हरिद्वार आ सकेंगे।
हमारे के अंदर जौलीग्रांट के अंदर आपने देखा नदी आ गई है, उसका एक्सपेंशन पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो जितने भी हमारे विदेशी यात्री हैं और हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो सीधे हरिद्वार में आ सकेंगे। और बहुत से लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि हम गंगा आरती को अटेंड करें तो गंगा आरती में भी शरीक हो सकते हैं। और बहुत से लोग अपने माता पिता की भस्मी को प्रभावित करने के लिए हरिद्वार आना चाहते हैं। तो स्वर्ग से गंगा धरती पर उतरती है और हरिद्वार में से प्रभावित होती है, तो यहीं पर सारी जनता दुनिया की आएगी। ये केंद्र बनेगा, हरिद्वार का बहुत बहुत धार्मिक महत्व जो है और बढ़ेगा। लक्सर में आयोजित बीजेपी जिला की कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बैठक के समापन दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। बता दें कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर यह कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। होने वाली है और इसमें सभी लोगों को यहाँ चार्ज किया जाएगा और सभी ऊर्जा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। यहाँ पर जो है हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियाँ बताई जाएंगी और क्या क्या हम कर रहे हैं, कैसे बजट हमारा बढ़ा है, ये सारी बातें रखी जाएंगी और क्या करना है इसके टिप्स हमें हमारे अध्यक्ष जी से मिलेंगे और सभी यहाँ से ऊर्जावान होकर के निकलेंगे। प्रदेश की नई टीम बनी है, उसके बाद जिलों की टीम बनी है, मोर्चों की टीम बनी है और एक नियम के तहत ये होता है कि प्रदेश के विदिन 10 डेज जिले कार्य समिति होती है, उसके बाद मंडलों की कार्य समिति होती है। इन कार्य समितियों के माध्यम से हम बूथ लेवल तक जाते हैं और एक नया जो हम लवरेज है हमारे कार्यकर्ता है कि हमने इस बार पन्ना टोली को सशक्त करना है। हर पन्ने का प्रमुख बन के जब वो अपने बूथों में काम करेगा तो मुझे ये पूरा निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत परचम लहराएगी, क्योंकि आपके हरिद्वार में अभी हमने जिला पंचायत चुनाव जीता है। आने वाले टाइम पे 2023 जो हमारे पास है वो स्थानीय निकाय चुनाव का है, उसके बाद 2024 हमारा लोकसभा चुनाव का है। हम इसकी तैयारी आप शुरू हो गए। नैनीताल मल्लेताल खड़ी बाजार में सुबह तड़के भीषण आग लगी। अग्निकांड से 3 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। दुकानों में आग लगने के बाद दुकानों के ऊपरी मंजिल में बने होटल में धुआं भरा तो पर्यटकों और होटल कर्मियों ने भागकर जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया। मल्लेताल गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में दुकानों में लगी आग का निरीक्षण करने पहुंचे राहुल शाह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में आग लगी थी। नुकसान का आकलन कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। कल रात को देर रात में वहाँ पे खड़ी बाजार में 2 दुकानों में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही हमने यहाँ से अग्निशमन की टीम को भेज दिया था। उनके द्वारा 1 घंटे के अंदर आग को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया गया, नियंत्रित कर दिया गया था। 2 दुकानों में काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी सारा सामान जल गया है। तो जिनकी भी क्षति हुई है उनका हम प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। जो भी मदद हो सके आर्थिक मदद वो करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सीएम रिलीफ फंड के लिए भी प्रस्ताव बनाया जाएगा। ज्ञान में आया कि कल रात को हाइड्रेंट में पानी की आपूर्ति नहीं थी। इस संबंध में जल स्थान को निर्देशित किया गया, जितने भी शहर के अंदर हाइड्रेंट हैं सभी को एक बार चेक कर लिया जाए। जितने भी क्रियाशील हैं उन सबको एक बार मॉक ड्रिल कर लिया जाए और जहाँ अगर कहीं दिक्कत आ रही है उसको दिक्कत को भी ठीक कर दिया जाए। खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ता प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश लगातार युवाओं के हित में फैसले सरकार ले रही है। राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चौमुखी विकास हो रहा है और आज के समय में प्रदेश सरकार द्वारा लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून में धाराओं का प्रोविजन किया गया है और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर कम से कम उन छात्रों को अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो नकल नहीं करेंगे और नकल की ओर प्रेरित नहीं होंगे। और उसी तरह जो संस्थाएं इस तरह के कृत्य में रहती हैं और जो अधिकारी इस काम को करने में लिप्त रहते हैं
वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि भाई हमको ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैंने उस पर स्टडी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल कम से कम भविष्य में ये विषय नहीं आएगा। जिस तरह से लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें सामने आ रही हैं और परीक्षा होने के दिनों के बाद भी परीक्षाओं को निरस्त किया जा रहा है, उससे अब बेरोजगारों के मन में आशंका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के बाद भी शंका है कि कहीं ये परीक्षा भी रद्द न हो जाए। डोईवाला तहसील में पटवारी चयन परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 11 बजे शुरू हुई परीक्षा से पहले सघन चेकिंग के बाद भी परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। 1 बजे परीक्षा देने के बाद जब मीडिया ने परीक्षा में आए प्रश्नों के बारे में अभ्यर्थियों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि परीक्षा में पेपर तो बेहद आसान था, बस डर है कि परीक्षा कहीं रद्द न हो जाए। बता दें कि प्रशासन द्वारा नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। नहीं रखा था, मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिया नहीं था। आपकी बार सारी चीज़ें दे रखी थी, जैसे हमारे गढ़वाल से संबंधित सारी चीज़ें आ रखी थी उसमें। आपकी बार माहौल तो अच्छा था, पर हमारे तो यही कहना है यहाँ कौन सी चीटिंग होती तो भारी है, यहाँ तो कुछ भी हो सही है। सब तो टेंशन तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम जो हुआ है, हम आशा करते हैं कि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। सर वैसे हमने अपना अच्छा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम भी वहाँ पर थे जहाँ पर ये स्ट्रगल चल रहा था, तो इस वजह से हम इतना प्रिपेयर नहीं हो पाए। सर हम टाइम चाह रहे थे, वैसे तो बाद में कराते तो। जी सर बिल्कुल मौका सबको। एग्जाम किस तरह के आया इस समय? बताया जा रहा है कि ठीक थे, उत्तराखंड से भी संबंधित क्वेश्चन थे इसमें। जी सर इस बार उत्तराखंड के करंट भी काफ़ी थे सर, ठीक ठाक क्वेश्चंस आए। सेंटर पे 400 बच्चे थे, 230 प्रेजेंट हुए, 170 अब्सेंट। माहौल की अगर हम बात करें तो कैसा रहा? माहौल बहुत अच्छा है। जैसे परीक्षा होती है, बड़ी सुचिता तरीके से हमने परीक्षा की है और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है, कोई दिक्कत नहीं हुई। सुरक्षा की क्या इंतजाम? सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जो बाहर पुलिस बैठी है, महिला पुलिस भी है और जेंट्स पुलिस वाले भी। सुबह की शुरुआत कैसे हुई? चेकिंग हुई? वीडियोग्राफी के बाद हमने चेकिंग की है, हर प्रत्येक छात्र की वीडियोग्राफी हुई, उसके बाद हमने फिर इनको एंटर किया। सर नकल रोकने के लिए क्या? नकल रोकने के लिए सभी देखिए मोबाइल्स वगैरह या जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह वो सब बाहर थे, कोई अंदर कुछ नहीं गया और जो नियम था उसी के अनुसार परीक्षा कराई गई। शांतिपूर्ण परीक्षा हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। स्वागत है। देश में सनातन परंपरा को लेकर कुछ नेताओं द्वारा विवादित बयान दिए जाते हैं, जिससे सनातन परंपरा से जुड़े काफी लोग आहत होते हैं। कुछ दिनों पूर्व रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के द्वारा विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में स्वयं प्रसाद मौर्य का विरोध संत समाज और सनातन परंपरा से जुड़े लोगों द्वारा किया गया था। हरिद्वार में भूमा पीठाधीश्वर अच्युतानंद तीर्थ की अध्यक्षता में ब्रह्म राष्ट्र एकम दिवस कार्यक्रम मनाया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से सनातन परंपरा से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़ना था। मेन उद्देश्य है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म राष्ट्र एकम सदैव तत्पर रहती है और राष्ट्रीय अधिवेशन जो सनातन अधिवेशन है दूसरा है, और हम लोग ये एक दिवसीय जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो अपने भारत को अखंड भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में एकता, अखंडता और समानता के सूत्र में बांधने की पूरी व्यवस्था में ये संदेश देना चाहते हैं। ब्रह्म राष्ट्रम एकम, ब्रह्म राष्ट्रम एकम का मतलब ब्राह्मण नहीं है, समस्त है। आज सब लोग जो हैं, जो रामचरितमानस के ऊपर जो है आपत्ति को उठाते हैं, क्या इस देश के अंदर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय को रहने का अधिकार नहीं है? इसलिए ये सम्मेलन कर रहे हैं। खबर अक्सर से, जहां पर प्रदेश के लोक निर्माण एवं समाज कल्याण मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क रिफिलिंग योजना का शुभारंभ किया। मंत्री ने 1 दर्जन से अधिक गरीब लाभार्थियों को योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरित किए। सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार सबसे बड़ा जिला है, जिसमें 33,000 से अधिक गरीब लोगों को इस खास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिसमें 2022-23 में 3 गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की योजना है। ये आज ये साकार हो रही है। 33,129 लोगों को जो है, धारकों को जो है ये दी जा रही है और इस क्रम के अंदर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और अंत्योदय हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जब उसका विकास होगा
तो निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा और देश का विकास होगा। आज उसी भावना को चरितार्थ करने के लिए जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनको आज 3 रिफिल जो है ये दिए जा रहे हैं और ये समारोह का आज समापन हो रहा है। खबर नंदप्रयाग चमोली से, जहां पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बजट पर चर्चा की। आशा नौटियाल का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस बैठक में बजट का महिलाओं को कितना लाभ मिला, इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव, भाजपा के महिला प्रकोष्ठ से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला मोर्चा के लिए और महिलाओं के लिए जिस तरह से मोदी जी ने इस बजट में प्रावधान किए हैं, अलग से उन्होंने महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किए हैं, इसके लिए सभी महिलाएं और महिला मोर्चा सभी जिलों में मोदी जी के लिए धन्यवाद का कार्यक्रम भी रख रहा है और बजट पे चर्चा का कार्यक्रम भी है, ताकि हमारी गांव की महिलाओं को भी पता चले कि बजट में उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। कि बजट में हमारी सरकार ने 80 लाख महिलाओं स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए एक बजट अलग से दिया है और आवास योजना और हमारी और भी जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं वो हमारे बजट में इस बार दी गई हैं और खाद्य का भी जो था वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे बजट के बारे में जो भी हमारे महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने किया है उसके बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमें बताएंगे। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट नगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा आशा नौटियाल के निर्देश पर प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा कमला चौफाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बालिका इंटर कॉलेज में बजट पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमला चौफाल ने बजट के संदर्भ में छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम संयोजिका प्रमिला बोरा महिला मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खबर रामनगर से, जहां पर अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का रामनगर में कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। कई लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में रथ पर सवार भवानी शंकर नंदगिरी श्री 1008 महामंडलेश्वर ने अपना आशीर्वाद शहर के लोगों को दिया। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेविका किन्नर याना खान ने बताया कि किन्नर समाज का यह सम्मेलन 6 फरवरी से रामनगर में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के कई इलाकों से भारी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस सम्मेलन का समापन किया जाएगा। देखिए, ये हमारा किन्नर समाज एक संप्रदाय है और आदिकाल से चलती आई और गुरु चेले परंपरा है। हमारे जो किन्नर थे रामनगर में गुजर, उन्हों का जो हमारे कहते हैं आपके में कहते हैं कि समाज भोज होता है, तो ऐसे हमारे किन्नरों का भी समाज भोज होता है। तो जो समाज भोज होता है तो पूरे ऑल इंडिया से किन्नर बुलाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो रामनगर के देश क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर पूजा याचना और उनके लिए दुआ करी गई कि इतने साल हमारे बुजुर्गों को खाने को दिया आप लोग रामनगर वालों ने और हमें भी दे रहे हैं और आगे ऐसे ही रामनगर खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। यही किन्नरों की आशा है, यही उम्मीद करते हैं कि देश खुशहाल रहे, बच्चे वाले खुशहाल रहे, तो इसीलिए सब कुछ करा जाता है। नगर के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, मैं याना खान आपके रामनगर की समाज सेविका, ये आज जो कलश यात्रा निकल रही है हमारे तेलीपुरा रोड से लेकर पूरे मुख्य बाजार को लेके दरगाह ईदगाह और नगर पालिका से लेकर बालाजी मंदिर तक जाएंगी। ये आपके शहर के लिए, आपके बच्चों के लिए जो दुआ हो रही है उसी के कारण ये होता है। यहाँ से जाके हम दरगाहों पे भी दुआ करते हैं और मंदिरों पे भी दुआ करते हैं। सितारगंज में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र घायल बताए गए हैं। घायलों में एक छात्र की नाजुक हालत है, उन्हें पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों का शनिवार को विदाई समारोह था। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चले। इसके बाद शाम 5 बजे बाईपास मार्ग पर अंबिका होटल के पास अज्ञात वाहन ने टकराकर स्कूटी असंतुलित हो गई। अलग एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग एक साथ थे और 1 लोग अलग हैं, जिसको एक मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है सरकारी अस्पताल में और 2 लोगों को यहाँ लाने के बाद में एक को ट्रीटमेंट के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिसकी मृत्यु हुई है वो गौरव राणा है और उसकी उम्र लगभग 17 साल की है।
भी नहीं आया है। जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग हैं, जिसमें एक दीपक भट्ट। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।